बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इससे पास पेपर के रेशो का आपका एक और सवाल है, आइए देखते हैं ज़रा। 15 मार्क का ये सवाल आया था 2022 स्प्रिंग में। देखो सवाल क्या बोल रहा है कि कमर लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स फॉलोइंग आर द समराइज स्टेटमेंट फॉर 2021। तो 2021 की एसेट्स आपको गिवन है, लाइबिलिटीज आपको गिवन है। अच्छा, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, एक बैलेंस शीट है आपके पास है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और इनकम वगैरह आके नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। फिर इसके बाद सर सवाल आपको बोल रहा है कि रेशोज फॉर द ईयर 2020 क्या मौजूद है। सर आपके पास जीपी रेशो कैलकुलेट हुआ 9.5% का, नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट हुआ 3.9 का। फिर इंटरेस्ट कवर, इन्वेंट्री होल्डिंग, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, डेट टर्नओवर, क्रेडिट पेमेंट और एसेट टेस्ट, ये टोटल मिला के 8 रेशोज आपको इन्फॉर्मेशन में दिए गए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस वर टेकन ड्यूरिंग द ईयर। क्या क्या काम किया सर आपने। क्यूएल रिन्यूड अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, इन द रिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स वर गिवन टू द कस्टमर। मतलब कस्टमर जो इनको पहले लेट से हम 30 डेज का टाइम पीरियड देते थे, उनका टाइम पीरियड हमने अब एक्सटेंड करके लेट से 60 या 90 डेज कर दिया। मतलब डेटर का टाइम पीरियड हमने बढ़ा दिया। दूसरा काम हमने क्या किया, a major supplier agreed to reduce the price by 10% on the condition of cash purchases only। कि सर अगर आप क्रेडिट की जगह मुझसे कैश परचेजेस करेंगे तो 10% का डिस्काउंट दूंगा मैं आपको, ठीक है। दिस रिडक्शन हेल्प क्यूएल टू अवॉइड इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट डिस्पाइट इंक्रीज इन प्राइसेस बाय कंपेटिटर्स। तो क्या हुआ कि जब हमने डिस्काउंट अवेल करना शुरू किया तो एक हमारे लिए बेनिफिट क्या हुआ कि हमने अपनी सेल्स प्राइस इंक्रीज नहीं करी। मतलब जो ओरिजिनल सेल्स प्राइस थी बिफोर डिस्काउंट, वही सेल्स प्राइस हमने मेंटेन रखी। लेकिन जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनकी सेल्स प्राइस इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट शायद उन्होंने अवेल नहीं किया। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल डिमांड्स वर मेट बाय मेकिंग अ शेयर इशू। हमने ड्यूरिंग द पीरियड इक्विटी इशू करी अपनी। अ पार्ट ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम द इशू वर आल्सो यूज्ड एज टू प्रीपे अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन। जैसा जो हमने शॉर्ट टर्म लोन पे किया, सॉरी शेयर इशू किया था, उससे जितना भी हमारे पास कैश आया, कुछ पोर्शन हमने इसके लिए क्या किया, यूज किया टू पे अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। अपने जो लोन लाइबिलिटी हमारे पास सवाल में आ रही है, ये लॉन्ग टर्म लोन या ये करंट मेच्योरिटी ऑफ लोन, ये हमने रीपे कर दिया काफी सारा। फिर नेक्स्ट चीज क्या बोल रहे हैं, क्यूएल डिस्पोज्ड ऑफ इट्स मेन वेयर हाउस इन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर एट अ गेन ऑफ ₹25 मिलियन। सर एक गेन ऑन डिस्पोजल हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हुआ। द सेल प्रोसीड्स वर टेम्परेरीली इन्वेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सर अगर मैं सवाल के पास जाऊं तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मुझे नजर आ रही है। कैसे आई थी कि जो मैंने अपना एसेट वेयर हाउस वगैरह सेल किया था, उससे जो भी पैसा आया वो मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। सवाल आपसे बोल रहा है कि कंप्यूट द क्यूएल रेशो फॉर 2021 फॉर कंपैरिजन विद 2020। मतलब यही 8 रेशोज आपने दोबारा से कैलकुलेट करने हैं 2021 के लिए। और कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मैनेजमेंट रिपोर्ट्स प्रोवाइड रीजंस फॉर वेरिएशन इन द रेशो कंप्यूटेड इन ए अबव। कि सर जब ये 8 रेशो आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए, आपने ये बताना है कि रेशो में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है सर। अच्छा, एक एक रेशो लेके चलेंगे सर। मैंने फॉर्मूलाज ऑलरेडी लिख लिए यहाँ पे। सबसे पहला हमारे पास है जीपी रेशो, सर ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। सही, तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर 2021। जीपी ओवर सेल्स अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं, ग्रॉस प्रॉफिट सवाल ने मुझे बताया कितना, 250 का, डिवाइडेड बाय सेल्स की फिगर सवाल ने मुझे बताई 2150 की। अच्छा सर, इस सवाल को अगर हम समराइज करें तो इसमें कैलकुलेशन में अपना कोई मसला नहीं सर, सीधी सीधी कैलकुलेशन है, सारी फिगर सीधी सीधी गिवन है, कोई चीज़ जाके अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो कैलकुलेशन की हद तक, मतलब 6 मार्क्स का पार्ट ए जो था आपका, ये तो इंतहाई इजी सवाल है, ठीक है। नॉर्मली सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, मल्टीप्लाई किया मैंने इसको फिर 100% से। आंसर्स क्या आते हैं मेरे पास, 250 डिवाइड बाई 2150 मल्टीप्लाई बाई 100%। मेरे पास आंसर आता है सर 11.620 चलो राउंड ऑफ करके। अच्छा, यहीं पे साथ में सर मैं क्या कर रहा हूँ, जो 2020 के रेशोज हैं वो भी साथ में लिख लेता हूँ। 2020 में क्या हुआ था सर, हमारा रेशो आया था 9.5% का। तो सर ड्यूरिंग द ईयर 2021 हमारा रेशो 9.5% से इंक्रीज होके 11.63% पे चला गया। अब इसके पीछे की रीजन क्या होगी,
सर अगर मैं सवाल देखूं, सॉरी रेशो देखूं, तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट सेल, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है सर, सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के इंक्रीज होने की पॉसिबल दो ही रीजन हो सकती है। पहली रीजन सर आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही हो, ठीक हो गया। दूसरी रीजन आपकी कॉस्ट डिक्रीज हो रही हो। तो सर अगर मैं सवाल में देखूं, मुझे याद पड़ रहा है कि हमें बताया गया था कि हमने डिस्काउंट्स अवेल किए हैं 10% वाले। तो सर अगर मैं डिस्काउंट्स अवेल कर रहा हूं तो दैट मीन्स मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होगी तो सर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर मैं रीजन लिखना शुरू करूं, पहला रीजन क्या है सर, डिस्काउंट्स अवेल्ड फ्रॉम द सप्लायर। सर जो हमने डिस्काउंट्स अवेल किए उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हुई, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सर इसके अलावा एक रीजन और भी हो सकता है। एक रीजन और क्या हो सकता है सर, देखिए सवाल ने आपको कहा कि हमने अपनी प्राइसेस इंक्रीज नहीं करी, हमने अवॉइड किया अपने सेल प्राइस इंक्रीज करने से, जिसकी वजह जिसके अलबत्ता ये साथ में बोला कि भाई जो प्राइसेस बाय कंपेरेटर्स हैं वो इंक्रीज हो गई। सर अब एक कॉमन सेंस की बात है, एक जगह एक प्रोडक्ट आपको लेट से 10 रुपए की मिल रही है, वही प्रोडक्ट दूसरी जगह आपको 15 रुपए की मिल रही है, आप क्या करोगे, जहां पे 10 रुपए की मिल रही है वहां से खरीदोगे। मतलब अगर मैं प्राइस कंपटीशन को प्रिवेल करता हूँ, प्राइस कंपटीशन में एक्सेल करता हूँ, मतलब मेरी प्राइसेस मार्केट प्राइसेस से कम है, दैट मीन्स मेरी सेल्स मार्केट सेल्स से ज्यादा होंगी। रीजन भी क्योंकि ज्यादातर कस्टमर चीप प्रोडक्ट को देख के मेरी तरफ डाइवर्ट होगा। तो सर इसका मतलब क्या कि अगर मैंने अपनी प्राइसेस कम भले से मैंने नहीं करी लेकिन सामने वाले ने बढ़ा दी, तो मेरी सेल्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो सर एक रीजन यहां पे और भी मैं लिख सकता हूं, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम ड्यू टू मेंटेनिंग सेल्स प्राइस कांस्टेंट, या इसको ड्यू टू जो वर्डिंग आपके क्या कहते हैं, बुक ने आपके क्वेश्चन ने यूज किया वही लिख लेते हैं, अवॉइडिंग इंक्रीज इन सेल्स प्राइस। सही है सर, उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अगर कंपैरेटर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, मैं प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर रहा, तो मेरे वॉल्यूम्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक हो गया सर। अगले रेशो के पास चले, नेट प्रॉफिट रेशो। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट और सेल्स। नेट प्रॉफिट की फिगर है 162, तो 162 डिवाइडेड बाय 2150 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100%। मेरे पास आंसर आता है सर 7.53 या 54 राउंड ऑफ करके, 7.54% का नेट प्रॉफिट रेशो। और अगर मैं सवाल के पास जाऊं तो मेरा रेशो था 3.9। सर ड्यूरिंग द पीरियड मैंने अपना रेशो इंक्रीज कर दिया 3.9 से उठा के डायरेक्ट 7.54 की तरफ ले गया। तो सर इस रेशो के इंक्रीज की वजह क्या हो सकती है। अब सर एक तो सिंपल बिल्कुल बेसिक सी चीज कि अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ नंबर नहीं, मेरा मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा नेट प्रॉफिट रेशो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एक रीजन तो इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आई मेरे पास, इंक्रीज इन जीपी रेशो। ठीक हो गया। अब इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं सर, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स क्या मतलब ये हुआ कि सर जो मेरे पास अदर एक्सपेंसेस या अदर इनकम्स हैं उनकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट चेंज होता है। तो अब सवाल में मुझे याद पड़ रहा है कुछ चीजें उसने कही थी। पहली चीज उसने ये कही थी कि सर हमने एक गेन पे चीज बेची है, सही, तो मतलब मेरे पास एक अदर इनकम रिकॉर्ड हो रही है। ठीक, तो एक पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं, इंक्रीज इन अदर इनकम। सर ये अदर इनकम कहां से जनरेट हो रही है, गेन ऑन डिस्पोजल से। फ्रॉम सेल ऑफ वेयर हाउस। कि सर मेरे अदर इनकम इंक्रीज होगी, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, मेरा न्यूमरेटर इंक्रीज होगा, तो मेरा क्या कहते हैं रेशो भी ओवरऑल इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद और क्या रीजन कोई आ सकता है सर, एक रीजन और भी यहां पे बन सकता है, डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस
ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ लोन। सर सवाल ने हमें क्या बताया था कि ड्यूरिंग द पीरियड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन वाज रीपेड। तो सर अगर मैं अपनी लोन लायबिलिटी पे ऑफ कर रहा हूं, दैट मींस कि मेरे ऊपर अब जो इंटरेस्ट जिस वैल्यू पे लगना है वो वैल्यू कम हो गई, तो ड्यूरिंग द पीरियड का इंटरेस्ट मेरा कम कैलकुलेट होके आएगा। तो सर अगर मेरा इंटरेस्ट कम कैलकुलेट हो रहा है, अगर मेरा इंटरेस्ट कम कैलकुलेट हो रहा है, दैट मीन मेरा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सर दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशो। ये रीजन हो गया। सर इसके अलावा एक रीजन और भी हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है? इनकम रिसीव्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सर पिछले साल तक ये मेरे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी ना, हमने इस साल ये परचेज करी है। सवाल ने मुझे बताया द सेल प्रोसीड्स आर इन्वेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मतलब पिछले साल एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट इनकम मेरे पास नहीं आ रही थी, इस साल आना शुरू हो गई, तो मेरे मतलब अदर इनकम में मजीद एक इजाफा हुआ। दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन माई इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशो। तो सर अगर आपने इम्पैक्ट आपने कैलकुलेट करना है, इम्पैक्ट आपने बताने किसी रेशो के ऊपर, क्या याद रखना है कि वो रेशो बना किन चीजों को मिला के, नेट प्रॉफिट और सेल को मिला के बना। सेल में तो हमारा कोई इतनी बड़ी वेरिएशन नहीं है। आप चाहो तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि क्योंकि सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर अपना नेट प्रॉफिट रेशो अपना डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जीपी रेशो को ना कवर कर दिया। यहाँ पे जीपी रेशो का पूरा इंपैक्ट आपने यहाँ पे कवर कर दिया, तो जब ये कवर हो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया? उम्मीद है सर ये चीज समझ में आई होगी। अगले रेशो के पास चलूं तो वो है मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी इंटरेस्ट कवर रेशो। अच्छा जी, अगर इसकी कैलकुलेशन करें, पीबीआईटी सवाल ने हमें कितना बताया? अच्छा बताया नहीं, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर यहाँ तक की फिगर अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, 250 माइनस 93 प्लस 40, तो पीबीआईटी मेरे पास आता है 197 का। ठीक है सर, 197 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है सवाल में? 35। तो इसके हिसाब से मेरा रेशो कैलकुलेट होता है 5.63%, और मेरा इंटरेस्ट कवर रेशो का वो क्या है, 2.4 टाइम्स। तो सर मैं अपने रेशो को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 2.4 टाइम्स टू 5.63 टाइम्स। सर अब ये इतना बड़ा इंक्रीज कैसे पॉसिबल हुआ? सिंपल सी कहानी है सर। देखो सवाल ने हमें क्या कहा था, अभी ये पीछे हमने यही चीज लिखी है कि हमने अपनी लोन लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। अगर मैंने लोन लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है तो इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा। इंटरेस्ट कवर रेशो क्या बताता है कि मेरे पास जो प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, वो मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट को कितनी मरतबा कवर कर सकते हैं, कितने टाइम्स कवर कर सकते हैं। तो जब मैंने 2.4 टाइम्स कैलकुलेट किया था, तो इसका मतलब मेरे पास पिछले साल में इतने प्रॉफिट्स थे कि जो भी मेरी इंटरेस्ट का लायबिलिटी बन रही थी, जो भी मेरी इंटरेस्ट की पेमेंट बन रही थी, वो मैं 2.4 टाइम्स पे कर सकता था। सही। अब इस मरतबा क्या हुआ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो गया, मतलब अब मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं उसकी वजह से मैं इंटरेस्ट के कवर को ज्यादा कवर कर सकता हूँ। इंटरेस्ट के एक्सपेंस को कितना कि सर अगर मेरा इंटरेस्ट बढ़ के 5.63 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू भी हो जाए, मैं वो भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं वो भी पे ऑफ कर सकता हूँ। सही। तो ये मेरे लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि मेरे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, मतलब मेरे ऑपरेशंस अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और मेरी फाइनेंसिंग कंट्रोल्ड है। तो सर अगर मैं इसके रेशियोज लिखना इसके रीजन लिखना शुरू करूं, सिंपल जो ऊपर रीजन लिखा है वही लेके आ जाऊंगा। डिक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक हो गया। एक रीजन सर और भी है। क्या सर? अगर मैं चेक करूं मेरे पास ऊपर कौन सी फिगर है, पीबीआईटी यानी प्रॉफिट। तो सर अगर मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, यही हमने पीछे कंक्लूड किया ना कि मेरा जीपी रेशो भी इंक्रीज हो रहा है, मेरा एनपी रेशो भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मेरे ओवरऑल प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स मेरा न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है। न्यूमरेटर इंक्रीज होने की वजह से मेरे रेशोज इंक्रीज होते हैं। तो देयरफॉर एक और रीजन और क्या आया हमारे पास कि इंक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा सर यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आप वर्डिंग लिख देते कि इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशो या इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो सर ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने रेशो कैलकुलेट करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट यूज नहीं किया,
आपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन यूज किया, तो इसीलिए आप अपना एक जनरल वर्ड यूज करते हो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आता है हमारे पास इन्वेंट्री डेज। सर इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट करें ना, इन्वेंट्री, हाँ इन्वेंट्री इन डेज कैलकुलेट किया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। अच्छा सर, अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर एवरेज इन्वेंट्री कब कैलकुलेट करनी है, कब एवरेज फिगर्स कब यूज करनी है। सर सिंपल सी चीज याद रखिए, दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, आपको अगर 2 सालों का डाटा गिवन हो, पहला पहला पॉइंट, तब आप डिसाइड करना चाहोगे, यानी ये पहला पॉइंट है आपका कि क्या मुझे एवरेज इन्वेंट्री यूज करनी है या नहीं। दूसरा, आपसे कंपैरेटिव ना मांगो, मतलब 2 सालों का कंपैरिजन ना मांगो। अब ऐसा हो लेट से कि आपके पास सवाल एक ऐसा आया जिसमें लेट से 2020 और 2021 दोनों की बैलेंस शीट आपको गिवन होती, और वो आपसे बोलता है कि भाई जरा ये दोनों रेशियोज कंपेयर करो, इनसे इनकी फिगर्स कैलकुलेट करो और रेशियोज कैलकुलेट करो, तब मैं यहाँ पे एवरेज नहीं लेता। ठीक हो गया। हाँ अलबत्ता आपको 2020 की वैल्यूज गिवन है, रेशियोज सॉरी कैलकुलेट होके गिवन है आपको, और 2021 की वैल्यूज गिवन है। सर यहाँ पे मेरे पास एवरेज लेने का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि दो फिगर्स तो है ही नहीं। तो एवरेज आप कब कैलकुलेट करते हो, जब पहली चीज आपके पास 2 सालों के डाटा गिवन हो, दूसरी चीज वो आपसे कंपैरेटिव रेशियोज कैलकुलेट ना करा रहा, तब आप एवरेज रेशियोज कैलकुलेट करो, एवरेज कैलकुलेट करोगे। हाँ सही, ठीक हो गया। अच्छा जी, खैर अब यहाँ पे एवरेज डाटा मेरे पास कैलकुलेट करने के लिए डाटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो फिगर्स गिवन है सिंपली उन्हीं को यूज कर लूंगा। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है सर, एक इन्वेंट्री का बैलेंस और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस। इन्वेंट्री 440, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1900। तो कैलकुलेशन अगर मैं करूं, 440 डिवाइडेड बाय 1900 मल्टीप्लाइड बाय 365, तो सर मेरा रेशियो कैलकुलेट होता है 84.52 या 53, राउंड ऑफ कर लें अगर हम, 84.53। और सर पिछले साल का रेशो हमने कितना कैलकुलेट दिया हुआ है, 90.4 डेज। अच्छा जी सर, अब मुझे ये बताइए जरा सोच के कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हमें बताता क्या है कि सर इन्वेंट्री हमारे पास वेयर हाउस में कितना टाइम मौजूद रही, सही, फाइनल कस्टमर तक पहुंचने से पहले वो कितना टाइम हमारे वेयर हाउस में गुजार रही है। ठीक हो गया। अब जरा देखिए, अगर मेरा इन्वेंट्री डेज 90.4 डेज से कम होके 84.53 डेज पे आ रहा है, दैट मीन्स कि इन्वेंट्री मेरी कंपनी के अंदर, मेरे वेयर हाउसेस के अंदर कम टाइम के लिए रुक रही है। सर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, सर अगर मैं इन्वेंट्री कम टाइम के लिए होल्ड कर रहा हूँ इसका मतलब सेल ज्यादा हो रही है। पहले कोई मुझसे खरीदने नहीं आता था, मेरे पास प्रोडक्ट 90 डेज के लिए पड़ी रहती थी, अब थोड़े से ज्यादा लोग आना हो शुरू हो गए खरीदने के लिए, तो अब 90 डेज की जगह 84.5 डेज के लिए मेरी कंपनी में रुकी हुई है, वो मेरे वेयर हाउस में मौजूद है। तो सर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड असल में ये बताता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। तो सर पहले 90.4 डेज में कन्वर्ट होती थी सेल्स में, अब 84.5 डेज में सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। तो अब इसका रीजन क्या लिखेंगे सर, रीजन सिंपल एक है, कम क्यों हो रहा है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने, वैसे नॉर्मली इन्वेंट्री डेज कम होने का मतलब क्या होता है कि सर कोई प्रोडक्शन परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो गई हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन के हवाले से कोई चीज नहीं बताई। एक चीज अलबत्ता जो उन्होंने जो बताई थी हमें कि सेल प्राइस हमने इंक्रीज नहीं करी, जिसकी वजह से हमने ये कंक्लूड किया कि हमारी सेल्स की वैल्यूज इंक्रीज हो गई होंगी, तो वही रीजन यहाँ पे भी आ गया होगा, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम ड्यू टू अवॉइडिंग इंक्रीज इन सेल्स प्राइस। ठीक हो गया सर। तो ये हमारे पास एक अगला रीजन बन के आया, एक ही रीजन है वैसे इन्वेंट्री डेज का। दूसरा रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि भाई मैं इन्वेंट्री को कंट्रोल कर लूं, इन्वेंट्री की सॉरी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस को अपनी इंक्रीज कर लूं, तो भी मेरा ये काम अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद अच्छा सर एक रीजन और भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अभी ध्यान में आई मेरी ये चीज। वो रीजन क्या हो सकता है, देखें अगर मैं सवाल के पास जाऊं तो क्या बोला कि हमने, कहाँ गया, 10% का डिस्काउंट रिसीव किया बाय परचेजिंग फ्रॉम परचेजिंग एट कैश। सर अगर मैं डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूं मतलब मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो रही है, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो रही है दैट मीन्स मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कम हो रही होगी, सही। तो अगर मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दैट मीन्स मेरा डिनोमिनेटर अगर कम हो रहा है
तो इसका मतलब क्या सर, मेरा रेशो इंक्रीज होगा। तो एक रीजन आप ये भी लिख सकते हो, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यू टू अवेलिंग डिस्काउंट्स। एक ये भी रीजन आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगेन सर रेशो के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ना है, किससे डिसाइड होगा कि सर वो रेशो आपका किन चीजों से मिलकर बना है। एवरेज इन्वेंट्री से मिलकर बना था। इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस की इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई सेल्स इंक्रीज हो रही है, सेल्स इंक्रीज होगी तो मेरी इन्वेंट्री जल्दी जल्दी सेल हो रही होगी। और दूसरी इन्फॉर्मेशन यूज क्या हो रही थी कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर मेरा फॉर्मूले में यूज हो रहा है और पीछे हम ये कंक्लूड करके आए हैं कि हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं सप्लायर से, तो इसका मतलब डिस्काउंट की वजह से कॉस्ट ऑफ परचेज कम, कॉस्ट ऑफ परचेज कम होने की वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होने की वजह से मेरा रेशो इंक्रीज होगा। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगले के पास चलूं मैं, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, पीबीआईटी ओवर नॉन करंट एसेट का इसका फॉर्मूला है। पीबीआईटी हमने अभी कहीं कैलकुलेट 197 का किया था, डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट सवाल ने कितने बताए, 550 के। तो सर रेशो मेरे पास कैलकुलेट आता है 35.82%। और फिर पुराने साल का रेशो क्या था सर, 16.8%। सर मेरे ख्याल से इसका रेशो आप खुद से, इसका रीजन आप खुद से बता सकते हो। 16.8%, हाँ इंतहाई एविडेंट है सवाल में कि भाई पहली चीज आपने अपना नॉन करंट एसेट सेल किया है, दूसरी चीज आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है, पीबीआईटी इंक्रीज हो रहा है, नॉन करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो सर रेशो इंक्रीज होएगा मेरा हर हाल में। तो दो पॉसिबल रीजन इसके बने, इंक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। सर सीधी सीधी ये चीज तो सीधी सीधी सवाल की में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से एविडेंट थी। ठीक है सर, आगे बढ़ूं। अगला है मेरे पास डेटर टर्नओवर। अच्छा सर डेटर टर्नओवर मतलब डेटर इन टाइम्स। सर डेटर डेज अगर बोलता तो मैं डेटर इन डेज निकालता, डेटर होल्डिंग पीरियड बताता, लेकिन जब सॉरी डेटर कलेक्शन पीरियड बताता, लेकिन जब डेटर टर्नओवर बोल रहा है दैट मीन्स कि मैं डेटर कितनी मरतबा पे ऑफ करूँ, मेरा डेटर टाइम्स इन टाइम्स कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मेरे पास सेल्स ओवर एवरेज डेटर। अच्छा जी, फॉर्मूले के पास जाए, क्वेश्चन के पास जाए, तो सेल्स है मेरे पास 2150 की, एवरेज में यहाँ कैलकुलेट कर नहीं सकता, तो डेटर्स मेरे पास है 350 का। तो 2150 डिवाइड बाय 350, यही है ना, हाँ यही। तो सर 2150 डिवाइड बाय 350 मेरे पास आंसर आता है 6.14 का, या 6.15 राउंड ऑफ, या 14 ही लें, जो भी लिख लें, खैर कोई मसला नहीं। और ऊपर अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास डेटर डेज था 7.3 टाइम्स का। अच्छा सर ये एक रेशो ऐसा आया जो अपनी परफॉर्मेंस कम कर रहा है, जिसका जो रेशो का मेरा थ्रेशोल्ड कम हो रहा है। तो सर डेटर टर्नओवर, अच्छा डेटर टर्नओवर क्या बताता है कि सर मैं एक साइकिल में, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में अपने डेटर्स कितनी मर्तबा रिकवर कर पाता हूँ। सही मतलब अगर मेरे पास 7.3 टाइम्स का रिजल्ट आ रहा है, लेट्स से मैं राउंड ऑफ 7 की बात करूं, तो इसका मतलब सर ड्यूरिंग द पीरियड मैं ड्यूरिंग द पीरियड मतलब एक फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर लेट्स से, तो एक फाइनेंशियल ईयर में मैं सेल करता हूं, कुछ टाइम के बाद उसका पैसा रिसीव होता है, फिर सेल करता हूं, फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा पैसा रिसीव होता है। तो सर ये साइकिल मेरी 7 टाइम्स कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आया 6.14 टाइम्स का। तो सर ये सेल करके पैसा रिसीव करने वाली जो कहानी है वो पिछले साल 7 टाइम्स कंप्लीट हो रही थी, इस साल 6 टाइम्स कंप्लीट हो रही है। सर इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर मैं डेटर से पैसा कम रिसीव कर रहा हूं, सही देर से रिसीव कर रहा हूं। ठीक हो गया। तो सर डिले क्यों आ रहा है कि मैं अपने डेटर से पैसा देर से क्यों रिसीव कर रहा हूं। अच्छा ध्यान में सर एक सवाल आ सकता है कि सर सेल्स भी तो एक फैक्टर हो सकती है। नहीं सर सेल्स एक फैक्टर नहीं है ना, क्योंकि ऊपर हमने 3-4 मरतबा कंक्लूड किया कि हमारा सेल्स तो इंक्रीज हुई है। ऊपर चेक करूं अगर मैं, कहां गया, इन्वेंट्री डेज कम हुआ मतलब सेल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई,
सेल्स टोट ओवरऑल बेसिस पे भी इंक्रीज हो गई। तो मतलब सर सेल्स तो यहाँ पे एक फैक्टर नहीं है डेटा टर्नओवर में। फैक्टर असल में क्या है कि भाई मेरे डेटर के ऊपर कुछ इंपैक्ट ऐसा है जिसकी वजह से मेरे पैसे देर से रिसीव हो रहे हैं। तो सवाल के पास अगर मैं जाऊं, सवाल ने हमें क्या बोला था, हाँ, रिन्यूड अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर, इन रिन्यूड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स वर गिवन टू द कस्टमर। मैं अपने कस्टमर को पेमेंट के लिए ज्यादा टाइम दे रहा हूं, सिंपल। सवाल ने खुद मुझे लिख के दी है ये चीज, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडिंग एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर। कस्टमर को ऑब्वियसली जब आप पे करने के लिए ज्यादा टाइम दोगे तो आपका क्रेडिट टर्नओवर कम होगा, डेटा टर्नओवर सॉरी कम हो रहा होगा। तो ये तो सिंपल सा रीजन है, सवाल नहीं आपको बता दिया था। अगला है मेरे पास क्रेडिटर डेज। क्रेडिटर डेज के लिए चाहिए क्रेडिटर ओवर परचेज। अच्छा, यहाँ पे मुझे परचेज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। सवाल में अगर चेक करूं, परचेज की कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं गिवन, और मैं परचेज कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। क्यों? बल्कि नहीं, परचेज कैलकुलेट कर सकता हूँ, सिंपल है ये तो बहुत। इन्वेंट्री का अगर मैं अकाउंट बनाऊं, ओपनिंग बैलेंस सवाल ने नहीं दिया ना, हाँ, मैं परचेज की फिगर मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, कुछ भी कर लूं इस सवाल में। तो सर अब ये चीज याद रखिए कि सर नॉर्मली कुछ कई जगहों पे ऐसा होता है कि आपने परचेज यूज करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यूज करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज करनी है। सही, ये तीन चार फिगर्स में तीन चार किस्म के अलग अलग वैल्यूज यूज हो रही होती, तीन चार रेशोज में। तो सर ये सारी फिगर्स, ये सारी वैल्यूज एक दूसरे से इंटरचेंजेबल भी है। कि मतलब सर अगर आपको सवाल में परचेजेस की इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जब परचेज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप उसके इंटरचेंज में, उसके एक्सचेंज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रेशोज की वो है, कैलकुलेशन का तरीका है। सही है। तो अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा क्या चेंज हो जाएगा कि मैं परचेजेस की जगह क्या लिख दूंगा कि सर हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास परचेज कैलकुलेट करने का डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास डाटा अवेलेबल होता परचेज कैलकुलेट करने का, मैं बिल्कुल यूज करता उस चीज को। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हाँ, एवरेज क्रेडिटर मेरे पास कितने सवाल में, कहाँ गया? अच्छा, ऊपर होगा ना। एवरेज क्रेडिटर है मेरे पास 150 के, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने चेक कहीं पे यूज करी थी 1900 समथिंग कुछ थी। चलो ऊपर से ही देख लेते हैं। 1900 की मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 365। ठीक हो गया? अगर मैं कैलकुलेट करूं, डिवाइड बाय 1900 मल्टीप्लाई बाय 365, सर आंसर आता है मेरे पास 28.82। 28.82 डेज। और मेरे पास सवाल ने जो डाटा दिया उसके हिसाब से क्रेडिटर पेमेंट पीरियड मेरा 55.1 डेज का आ रहा है। सर ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया कि पहले मैं अपने क्रेडिटर को पे करने में 55 डेज लगाता था, अब मैं अपने क्रेडिटर को 28 डेज में रीपे कर रहा हूँ, 28 डेज के अंदर अंदर अपनी लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूँ। तो सर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सर आपको याद होगा सवाल ने एक इन्फॉर्मेशन हमें दी थी जिसमें कहा गया था हमें कि हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द कंडीशन ऑफ कैश परचेजेज ओनली। तो सर हमने क्या किया, हमने ये डिस्काउंट अवेल भी किया। तो डिस्काउंट अवेल करने के लिए मैंने अपनी लाइबिलिटीज, अपने क्रेडिटर्स छोड़ दिए होंगे और कैश पे परचेजेस करना शुरू कर दी होंगी। तो सर अगर मैंने परचेजेस कैश में करना स्टार्ट कर दिए मेजोरिटी, तो इसका मतलब सर पेमेंट करने के लिए लाइबिलिटी मेरी क्रिएट ही नहीं हो रही ज्यादा। जब लाइबिलिटी ही क्रिएट नहीं हो रही तो पेमेंट भी जल्दी जल्दी हो रही होगी उसकी। तो सर इसके पीछे क्या रीजन बनता है? सिंपल सा एक रीजन, अर्ली, नहीं या बल्कि सीधा सीधा लिख लो, कैश पेमेंट फॉर मेजॉरिटी परचेजेस इन ऑर्डर टू अवेल डिस्काउंट। कि भाई हम क्योंकि डिस्काउंट अवेल करने के चक्कर में कैश पे परचेज करना शुरू कर चुके हैं, कैश को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया हमने, दैट मीन्स कि मेरे पास क्रेडिटर का बैलेंस कम होता चला जा रहा है। क्रेडिटर का बैलेंस कम होने की वजह से मेरा क्रेडिटर डेज कम होता चला जाएगा। ठीक हो गया? और सर इसके पीछे ऐसा कोई रीजन है नहीं।
अच्छा, आप चाहो तो वैसे ये लिख सकते हो, अब यहाँ पे वैसे नॉर्मली परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूज हो रहा है, लेकिन नॉर्मली परचेज यूज होना चाहिए था। आप चाहो तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, कैसा है, क्योंकि हम हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो रही है, इस वजह से भी ये रेशो इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आखिरी रेशियो हमारे पास आता है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का फॉर्मूला करंट एसिड माइनस स्टॉक ओवर करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसिड्स सर सवाल ने हमें कैलकुलेट करके नहीं दिए, टोटल कैलकुलेट करना होगा। 350 प्लस 160 प्लस 39, ये आ गया मेरे पास करंट एसिड माइनस स्टॉक की वैल्यू 549, और इन दोनों का टोटल करूँ, इन तीनों का 150 प्लस 70 प्लस 50 तो 270। तो 549 ओवर 270 का फॉर्मूला बना। सर अगेन ये 549 जो कैलकुलेट किया है, इसमें से स्टॉक की फिगर ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, तो दोबारा एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय 270, रेशो अगर मैं कैलकुलेट करूं, मेरे पास आंसर आता है 2.14, और पुराना वाला रेशो हमारे पास सवाल ने दिया था 0.9 टाइम्स। करंट रेशो मतलब एसिड टेस्ट रेशो इज बेसिकली योर क्विक रेशो, ठीक है। तो 0.9 टाइम्स से लेकर मैं अपना रेशो चला गया 2.14 टाइम्स पे। तो सर इतना ड्रास्टिक इंक्रीज किस वजह से पॉसिबल होगा? सर इतना ड्रास्टिक इंक्रीज कैसे पॉसिबल हो सकता है? पहला रीजन कि सर जब मैंने अपने कस्टमर को एक एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स प्रोवाइड करी हैं, जब मैंने अपने कस्टमर को एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स प्रोवाइड करी हैं, दैट मींस मेरा रिसीवेबल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। सर इस एसिड टेस्ट में रिसीवेबल तो इंक्लूड होता है ना, सिर्फ स्टॉक को एलिमिनेट किया जाता है। तो इसका मतलब इंक्रीज इन रिसीवेबल बैलेंसेस ड्यू टू प्रोवाइडिंग extended credit terms to customer, कि जब मैंने अपने कस्टमर को एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स प्रोवाइड करी हैं, दैट मींस ईयर एंड पे मेरा रिसीवेबल का बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा। इसके अलावा एक रीजन और क्या हो सकता है सर? एक रीजन और ये हो सकता है कि सर पिछले पीरियड्स में हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, इस मरतबा हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गई, तो मतलब करंट एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो गया। तो परचेज ऑफ short term investments from सेल, या हाँ चलो सेल ऑफ वेयर हाउस, कि सर जब मैंने अपना वेयर हाउस सेल किया तो जो कैश आया वो मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डालने की वजह से मेरा रेशो इंक्रीज होना शुरू। ठीक हो गया सर? सर उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। अगेन सर अगर मैं रिवाइज कराऊं, किसी भी रेशो के ऊपर आपने अगर कोई इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है कि क्या किस वजह से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहली चीज आपने ये डिटरमाइन करना है कि वो रेशो बनता किन चीजों से मिलकर है। भाई क्या क्या चीजें उस फिगर की कैलकुलेशन में आती हैं जो फिगर रेशो में कैलकुलेट करने में यूज हो रही है। अगर ये चीज आपने प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर ली तो रेशोज की इंटरप्रिटेशन में कोई मसला नहीं होगा, स्पेशली ये कंपैरिजन वाले रेशोज में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होंगे। कैसे? जो फिगर्स यूज हो रही है उन्हीं में कोई ना कोई चेंज इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होगा, जिसकी वजह से आपका रेशो इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होगा। ठीक हो गया सर? उम्मीद है सर ये सवाल समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।